गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर की प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हम अभी इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि प्रतिजन क्या होता है, प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिजन के कार्य एवं संरचना, प्रतिरक्षी की कार्य एवं संरचना। ठीक है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा शरीर होता है, ठीक है, हमारा शरीर क्या होता है, समय समय पर कभी बीमार हो जाता है, जुकाम लग जाती है, बुखार हो जाती है, फिर एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से टाइम के होने के बाद में अपने आप ही हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हमारे शरीर में ऐसी कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र है जो इन सभी रोगों से हमारी सुरक्षा करता है, कैसे लड़ता है, क्या होता है जो हमारे शरीर के बाहर से हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया, विषाणु या फिर जीवाणु जो भी है हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, हमारा शरीर बीमार हो जाता है, फिर हमारा शरीर उसे अपने आप ही सही कर लेता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिजन क्या होता है। इंग्लिश में अपन इसको हम बोलेंगे एंटीजन। ठीक है, प्रतिजन क्या होता है, देखो, किसी जीवधारी के शरीर में, किसी जीवधारी के शरीर में या शरीर से बाहर उपस्थित वे अणु जो रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करवाते हैं, अर्थात कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में सहायक होता है, उसको प्रतिजन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में यह है कि जब हमारे शरीर में बाहर से कोई जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर विषाणु या फिर वायरस अटैक करता है, या फिर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा बनता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिजन बोलेंगे। तो जब ये प्रतिजन हमारे शरीर के संपर्क में आता है या फिर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, प्रतिजन का आणविक भार 3000 डाल्टन या फिर अधिक हो सकता है। फिर अपन बात करते हैं प्रतिजन की संरचना एवं क्रियाविधि। प्रतिजन है वो दिखता कैसा है, वो काम कैसे करता है, तो वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रतिजन शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात प्रतिजन का सामना सर्वप्रथम स्वाभाविक प्रतिरक्षी से होता है, उसके बाद प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। तो क्या करता है कि प्रतिजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर के संपर्क में आता है, प्रवेश करता है, तो सबसे पहले हमारे शरीर में उपस्थित स्वाभाविक प्रतिरक्षा से वो क्रिया करता है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या होती है, वो प्रतिरक्षा होती है जो क्या होती है, सारे जो प्रतिजन होते हैं, सारे जो बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनके साथ में एक समान प्रतिक्रिया करती है। जैसे कोई भी आता है, जैसे कोई भी सैनिक होता है, उसको सिर्फ तलवार चलानी आती है, तो वो कोई भी अगर दुश्मन आएगा, कुछ भी आएगा उसके सामने, तो वो सिर्फ तलवार ही चलाएगा, इसके सिवा वो कुछ नहीं करेगा। वो स्वाभाविक प्रतिरक्षा वो हमारे शरीर में बाय बर्थ होती है, पहले से ही होती है। ठीक है, तो जब प्रतिरक्षा, सबसे पहले क्या करेगा, प्रतिजन स्वाभाविक प्रतिरक्षा से क्रिया करेगा। जब स्वाभाविक प्रतिरक्षा उसको नष्ट नहीं कर पाएगी, उसके बाद में प्रतिजन किससे क्रिया करेगा, विशिष्ट प्रतिरक्षा से। विशिष्ट प्रतिरक्षा क्या होती है, वो प्रतिरक्षी होती है जो क्या करता है, एक विशेष बैक्टीरिया, विशेष वायरस को खत्म करने के लिए एक विशिष्ट प्रतिरक्षी होती है, जो उसको खत्म करने के लिए काम होती है। ये हमारे शरीर में बाहर से भी इंजेक्ट करवाई जा सकती है। विशिष्ट प्रतिरक्षी इंजेक्शन, जैसे टीका लगता है, वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षी होता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, प्रतिजन विशेष प्रतिरक्षी से संयोजित हो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करता है। जब प्रतिजन प्रतिरक्षा से संयोजित होता है तो वो प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया करता है। तीसरा, सामान्य प्रोटीन के अलावा रासायनिक पदार्थ भी प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करते हैं, परंतु ये प्रतिरक्षी निर्माण में अधिक सक्रिय नहीं होते। चौथा, प्रतिजन का संपूर्ण भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। प्रतिजन जो होता है उसका संपूर्ण भाग, प्रतिजन होता है उसका संपूर्ण भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है, परंतु इसका कुछ भाग ही प्रतिरक्षी से जुड़ता है। इस भाग को एपिटोप कहा जाता है। चलो सॉरी, इसके अब आगे देखते हैं। देखो, प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन का संपूर्ण भाग, प्रतिजन का चौथा टॉपिक चल रहा था ना,
प्रतिजन का संपूर्ण भाग प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता है। जो आपका प्रतिजन होता है वो आपका जो प्रतिरक्षा होता है उसके साथ में पूरा का पूरा संपूर्ण क्रिया नहीं करता है। वो क्या करता है कि प्रतिजन का कुछ भाग ही प्रतिरक्षी के संपर्क में आता है और उससे जुड़ता है, और जो भाग प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिटोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिटोप कहा जाता है। ठीक है, ये है प्रतिजन की संरचना। तो ये जो भाग है, ये ऊपर वाला उभरा हुआ जो भाग है, ये ही प्रतिरक्षा से क्रिया करता है, जिसको हम एपिटोप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, एंटीबॉडी। प्रतिजन एंटीजन अपन ने पढ़ लिया, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी हम अब पढ़ेंगे। एंटीबॉडी क्या होता है, देखो प्रतिरक्षा को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं IG से। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। यह गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो मनुष्य के रक्त या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में पाए जाते हैं तथा इनका प्रयोग प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया तथा वायरस जैसे बाह्य पदार्थों को पहचानने तथा उन्हें बेअसर करने में किया जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन ही होता है जिसे अपन इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से उत्पन्न होता है जो मनुष्य के रक्त, हमारा जो मनुष्य का जो रक्त था या फिर जो शरीर के अंदर जो तरल पदार्थ था उसमें उपस्थित होता है तथा इनका प्रयोग क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आते हैं, जो वायरस आते हैं, विषाणु आते हैं, उन बाह्य पदार्थों को पहचानने, उनको पहचान कर उन्हें बेअसर करने के काम में आता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। तो प्रतिरक्षी की संरचना और क्रिया विधि देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, सबसे सरल प्रतिरक्षी की संरचना Y के आकार की होती है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शामिल है। ठीक है, जिसमें 2 भारी श्रृंखला H होती है, यानी जो सबसे सरल प्रतिरक्षा होती है उसकी आकृति Y के आकार की जैसी होती है। अब पॉलीपेप्टाइड मतलब डबल होती है ना, डबल श्रृंखला शामिल होती है जिसके अंदर 4 होती है। ठीक है ना, जिसको 2 भारी श्रृंखला H और 2 हल्की श्रृंखला L कहलाती है। यह श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े हुए होती है। ठीक है, ये श्रृंखलाएं आपस में क्या जुड़ी रहती है, एक दूसरे से। तो वो कौन से बंध से जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। जो हल्की श्रृंखला होती है उसमें लगभग 220 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, 220 अमीनो अम्ल होते हैं तथा भारी श्रृंखला जो होती है उसके अंदर 440 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला को फिर से अस्थिर और स्थिर क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो 2 श्रृंखला होती है, एक तो हल्की श्रृंखला होती है, एक भारी श्रृंखला होती है। जो भारी श्रृंखला होती है उसको H और जो हल्की श्रृंखला होती है उसको L कहते हैं अपन। ठीक है, जो हल्की श्रृंखला होती है, ठीक है, हल्की श्रृंखला में 220 अमीनो अम्ल होते हैं और जो भारी श्रृंखला होती है उसमें 440 अमीनो अम्ल होते हैं। जो हल्की श्रृंखला होती है वो क्या होती है, अस्थिर और स्थिर क्षेत्रों में बांटा गया है। हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला दोनों को ही क्या 2 भागों में बांटा गया है, स्थिर और अस्थिर। फिर अपन बात करते हैं कि दोनों श्रृंखलाओं में NH2 सिरे की ओर अस्थिर क्षेत्र होता है। जो श्रृंखलाएं होती है उनके जो सिरा होता है, अंत वाला भाग होता है, उसके ऊपर NH2 होता है और वो भाग क्या कहलाता है, अस्थिर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और जो नीचे का भाग होता है उसके ऊपर CWH सिरे की ओर स्थिर क्षेत्र होता है। ठीक है, तो अपन यहां से समझते हैं। देखो इसने बोला कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो देखो 4 अपन देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो ये है, ठीक है, 2, एक ये रही 3 और एक ये रही 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। फिर उसने क्या बोला कि H और L होते हैं, इसके अंदर 200, हल्की जो श्रृंखला होती है उसके अंदर 220 अमीनो अम्ल होते हैं, जो भारी श्रृंखला होती है उसके अंदर 440 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो NH3 से जुड़ा होगा वो क्या होगा, अस्थिर भाग, और CWH क्या होगा, स्थिर भाग। ठीक है, ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा दोनों जुड़ी रहती है। यहाँ से ये हल्की श्रृंखला है और ये स्थिर भाग है, ये भारी श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। उसके बाद में देखते हैं प्रतिरक्षी के प्रकार। जो आपका प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज।
प्रतिरक्षी होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें IgD, IgE, IgG, ये तो क्या होती है मोनोमर टाइप की होती है। ये तीनों प्रतिरक्षा क्या होती है मोनोमर टाइप की होती है। एक तो IgD, IgE और IgG मोनोमर टाइप की प्रतिरक्षा होती है। IgA डाइमर प्रकार की होती है तथा IgM पेंटामर प्रकार की प्रतिरक्षी होती है। IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। यानी IgG प्रतिरक्षा क्या होती है, जैसे कोई भी माता होती है उसके अंदर IgG प्रतिरक्षा होती है। जब बच्चा जब गर्भ में होता है तब उसको प्लेसेंटा के द्वारा, माता के द्वारा ये प्रतिरक्षा सीधे ही भ्रूण में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, तो IgG माँ के दूध में पाए जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। यह नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है। IgM प्रतिरक्षी की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है। जो IgE प्रतिरक्षा है वो एक तो बेसोफिल और एक मास्ट कोशिका पर ही क्रिया करता है और एलर्जी जो होती है उन क्रियाओं में हिस्सा लेता है। तो ये आपके जो प्रतिरक्षी हैं उनकी संरचनाएं हैं कुछ। तो देखो मैंने बोला था कि IgD, IgE और IgG ये मोनोमर टाइप की प्रतिरक्षा है। ठीक है, दोनों तीनों सेम है। ठीक है, ये डाइमर प्रकार की संरचना है। 2 संरचनाएं इसमें डबल है तो डाइमर हो गई। ठीक है, इसमें 5 संरचनाएं हैं तो ये पेंटामर संरचना होगी। ठीक है, तो ये 5 प्रतिरक्षा होती है। अगर आपसे पूछे कि भ्रूण के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा माता के द्वारा भ्रूण को दी जाती है तो वो कौन सी है, IgG। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो मेरे से। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। ओके।